हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं रविराज आप सभी का इस चैनल पर वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 में मैट्रिक्स को पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आप लोगों से शेयर करूंगा कि इस चैनल पर फिजिक्स की भी एक वीडियो अपलोड कर दी गई है, तो आप उस वीडियो को देखें, एंजॉय करें, उससे कुछ नोट्स बनाएं और उसको बढ़िया से देखें। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैट्रिक्स जो टॉपिक है ये काफ़ी आसान चैप्टर है, इसलिए इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आराम से हम लोग पढ़ेंगे, इसे समझ के पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हम लोग एक एक पॉइंट को आराम से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। जैसा कि आप ये टॉपिक लिखा हुआ देख रहे हैं, चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स एक सिंगुलर टर्म है और मैट्रिसेस एक प्लूरल टर्म है। ठीक है, तो ये आपका सिंगुलर में हो जाता है और ये आपका प्लूरल हो जाता है। तो ये तो हो गई एक छोटी सी बात। अब आइए इसके डिफिनीशन पर चलते हैं। तो मैट्रिक्स का डिफिनीशन क्या है कि मैट्रिक्स जो होता है वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है ऑफ ए नंबर और फंक्शन इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। यहाँ पर ये जो नंबर की बात आ रही है, इस नंबर में या तो वो रियल नंबर हो सकता है और या वो इमेजिनरी नंबर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपके सिलेबस में मैट्रिक्स में जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, तो वो रियल नंबर पे ही मिलेंगे या फंक्शन से रिलेटेड मिलेंगे, इमेजिनरी नंबर पे नहीं मिलेंगे। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसके बारे में आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या है, डिफिनीशन में क्या लिखा है मैंने कि ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर का या फंक्शन का इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक है, तो आइए और समझते हैं इसके बारे में, कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं कि आखिर ये है क्या। तो मैट्रिक्स में आप लोग एक चीज़ समझिए, मैट्रिक्स को आगे बताने से पहले उसके रिप्रेजेंटेशन को हम लोग देख लेते हैं कि भाई मैट्रिक्स को लिखा कैसे जाता है। तो देखिए, मैट्रिक्स को लिखने के लिए हम लोग ए सिंबल का यूज़ करते हैं, कैपिटल ए इक्वल, और ये स्क्वायर ब्रैकेट कहा जाता है। इस तरह से हम लोग लिखते हैं मैट्रिक्स को। ये इसका डिनोट करने का एक तरीका है, नोटेशन है, सिंबल है जो करना। ठीक है, इस जगह पर, यहाँ पर, इस प्लेस पर भी हम लोग क्या लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं, जिसे मैं इसमें ही इसी टॉपिक में बताऊंगा इसे। ठीक है, तो ये एक आप एक रफ आइडिया बनाइए कि भाई मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में और यहाँ पर सब नंबर्स वगैरह लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो इस ढंग से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आइए एक चीज़ और समझते हैं इसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ नंबर लेता हूँ, जैसे 10 ले लिया, 15 ले लिया, 2 ले लिया, 6 ले लिया, 7 ले लिया, ठीक है, 8 ले लिया। ठीक है, इन सब नंबरों को मैंने ले लिया। अब इन नंबर्स को अगर हमें रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करना है, मैट्रिक्स को समझना है, तो कैसे हम लोग समझें। देखिए, लिखने का तरीका, जैसे मैं इन्हीं नंबर को कितने टाइप से लिख सकता हूँ, जैसे 10, 15, 2, 6, 7, 8। ठीक है,
अभी आप इस ऑर्डर पर नहीं ध्यान देंगे, अभी मैं सिर्फ इसके बारे में बता रहा हूँ कि मैट्रिक्स को लिखना कैसे है। तो एक अरेंजमेंट इस नंबर को जैसे लिखा हुआ था मैंने ऐसे लिख दिया, तो एक अरेंजमेंट तो ये नज़र आ रहा है, ठीक है भाई। दूसरा अरेंजमेंट लिखिए, दूसरा अरेंजमेंट 10, 15, 2, 6, 7, 8। यहाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, लेकिन अरेंजमेंट पर ध्यान दीजिए। ये एक अरेंजमेंट हुआ, एक ये दूसरा अरेंजमेंट हो गया, तीसरा अरेंजमेंट और क्या हो सकता है, आप इसे देखिए। नंबर कितने हैं, 6 हैं, तो आप देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10, 15, 2, 6, 7, 8। ये भी एक अरेंजमेंट है, ठीक। और भी बहुत तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 6, 7, 8, ठीक है, 10, 15, 2। तो ये डिफरेंट टाइप्स के अरेंजमेंट हो गए किसी भी नंबर का, और वो रेक्टेंगुलर फॉर्म। ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट, ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ गया, और ये सारे नंबर्स को मैंने डिफरेंट तरीके से अरेंज कर दिया, ठीक है। अब इसमें एक बात आती है कि इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ इस मैट्रिक्स को ध्यान दीजिए, ये जो लाइन्स होती हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली ऐसे, ये वाली लाइन, इसे हम लोग कहते हैं रो। ये रोज हो गई, ये पहला रो हो गया R1, ये दूसरा रो R2, और ये तीसरा रो R3। ये जो वर्टिकल्स लाइन्स होती हैं, ये वाली, इसे हम लोग बोलते हैं कॉलम। तो ये हमारा पहला कॉलम हो गया C1, और ये हमारा दूसरा कॉलम हो गया C2। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हम लोगों ने किया नंबर का इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम। तो यहाँ आपको रो भी समझ में आ गया और कॉलम भी समझ में आ गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल्स को रो बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को, और वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये मैट्रिक्स का डिफिनीशन रहा, और उस पर बेस मैंने एक एग्जाम्पल आप लोगों को करके भी दिखाया, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ गया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसे अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूँ। मैट्रिक्स लिखने के बाद आपको रो समझ में आ गया, कॉलम समझ में आ गया। मैट्रिक्स में ये जो नंबर्स जब आप ब्रैकेट के अंदर लिख देते हो, तो इन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं ये एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, और एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स और एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स कहलाते हैं ये सब नंबर्स। तो एक बार आपने इसे ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, तो इन नंबर्स को हम या तो एलिमेंट्स बोल सकते हैं या एंट्रीज बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ भी 6, 10, 7, 15, 8, 2 ये सब क्या हो गए, एलिमेंट्स एंड एंट्रीज हो गई। तो ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब आइए दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल और बता रहा हूँ आपको, आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोगों को सब बात समझ में आ गई। अब आगे एक और एग्जाम्पल लेते हैं मैट्रिक्स को समझाने के लिए। जैसे सपोज कीजिए, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि ये मैंने एक स्टूडेंट का नाम, एक स्टूडेंट है राजीव और दूसरा स्टूडेंट है मुकेश। इन दोनों स्टूडेंट ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का एक टेस्ट दिया, ठीक है। तो फिजिक्स का टेस्ट दिया, केमिस्ट्री का और मैथ का, ठीक है। आउट ऑफ 100 फिजिक्स में राजीव को सपोज कीजिए कि 80 मार्क्स मिला, केमिस्ट्री में उसे आउट ऑफ 100 85 मिला, मैथ्स में 90 मिला, मुकेश को 75 मिला, यहाँ 90 मिल गया और यहाँ 80 मिल गया।
केमिस्ट्री में 90, मैथ्स में 90। तो मैं ये एग्जाम्पल से भी बता रहा हूँ कि मैट्रिक्स, इसे मैट्रिक्स के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए ये एक हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ठीक, जिसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि राजीव को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, मुकेश को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में क्या क्या बना रहा है। अब अगर इसे हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो आइए इसे देखिए, इसे अगर हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। वही स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए, आप इसे ए से भी नोट करते हैं, ए इज इक्वल टू लिख लीजिए, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट ले लीजिए और यहाँ इसकी इंक्रीज कर दीजिए, ये दैट्स इट। यही है इस इंफॉर्मेशन का मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। अब इसी को आप डिफरेंट तरीके से भी और भी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। आप इसे अरेंज अपने तरीके से कर सकते हैं। एक उनमें से एक तरीका यहाँ, ठीक, ये रोज हो गई, ये कॉलम हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर इस अरेंजमेंट में मैंने सिंपल एज इट इज जैसे ये था वैसे ही उठा के रख दिया। तो हम इसे रीड कैसे करेंगे, ये वाली जो कॉलम है, ये वाली कॉलम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम, ये बता रही है कि भाई फिजिक्स ये राजीव के लिए है, ये राजीव की रो हो गई और ये कॉलम हो गई। तो राजीव को फिजिक्स में कितना मार्क्स मिला, 80 मार्क्स मिला। राजीव को केमिस्ट्री में कितना मार्क्स मिला, 85 मिला, ऐसे ही सो। अब अगर हम चाहें तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम लोग चाहे तो यहाँ राजीव ले लें, यहाँ मुकेश ले लें, जैसे राजीव के ऐसे भी लिख सकते हैं, 80, 85, 90, 75, 90, 80। तो देखिए दोस्तों, ये भी एक अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है। तो डिफरेंट तरीके से आप इसी इंफॉर्मेशन को अरेंज कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल से भी ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हम लोगों ने अरेंजमेंट को देख लिया है, रोज और कॉलम भी देख लिया है। एक मैं और एग्जांपल लेता हूँ, उसे भी आपको समझना चाहिए। जैसे मैट्रिक्स का यूज हम लोग लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी कर लेते हैं। तो आइए उस पर भी बात कर लेते हैं। उसको लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसे भी सॉल्व करने के लिए हम लोग मैट्रिक्स का यूज कर लेते हैं। तो कैसे, तो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता क्या है भाई, तो जैसे 2x + 3y = 5, ये लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में आ जाएगा। और बहुत सारे आ जाएंगे, 5x 4y + 6, ये तो 2 वेरिएबल में है। 3 वेरिएबल में भी हो सकता है, x + 2y + 3z = 4, तो 3 वेरिएबल में हो गया। इसी तरह 4 वेरिएबल में हो सकते हैं, 5 वेरिएबल में हो सकते हैं। तो ये सब लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गए, ठीक है। अब लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसमें जो ये वेरिएबल्स हैं, x और y जो वेरिएबल्स आ रहे हैं, यहाँ x, y, z, इन लोगों की डिग्रियां क्या है, डिग्री, इन लोगों की डिग्री 1। हमेशा याद रखिए कि अगर आपके इक्वेशन में वेरिएबल का डिग्री 1 है तो वो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। डिग्री भी अगर कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं याद आ रहा है, ये पीछे के क्लासेस की चीज़ है, जैसे 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं याद आ रहा है तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। ये जो होता है ये हाईएस्ट पावर होता है, ये हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होता है।
इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल वर्ड भी आप लोगों को मिला होगा, पॉलिनोमियल के बारे में आप लोग जानते हैं, 9th आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ देखिए, यहाँ डिग्री 1, यहाँ 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, यहाँ 1 1 1 ये कहलाता है लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस इंफॉर्मेशन को भी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं काफ़ी आसानी से। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। जैसे x + 2y + 4z = 11। ठीक, ये मैंने लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में से लिया। दूसरा ले लेता हूँ 5x + 6y, कुछ भी ले लीजिए। 5z = 8, 3x + 2y = 7z 10। अब इस इंफॉर्मेशन को हम लोग मैट्रिक्स के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? ये सब क्या हो गया? लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया। इससे मैट्रिक्स के टर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो सबसे पहले मैट्रिक्स के टर्म में लिखने के लिए ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट बना लीजिए। इस इंफॉर्मेशन को लिखने के लिए x का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब x के आगे जो नंबर लगा हुआ है उसे, y के आगे जो लगा हुआ है, z के आगे जो लगा हुआ है उसे पहले लिख लिया जाता है। तो कैसे? 1 2 4, ये पहला अभी बता रहा हूँ, इसके बारे में बता रहा हूँ। 5 लिख दीजिए पहले इसमें, 5 6 5, इसके लिए नीचे के लिए आइए 3 2 एंड 7। ये जितने भी वेरिएबल्स आई हैं इनका मैंने वेरिएबल यहाँ पर लिख दिया। फिर आप वेरिएबल क्या क्या आए हैं? x y z आए हैं, यहाँ लिख लीजिए x y z इक्वल, फिर एक इससे 11 8 और 10, 11 8 और 10। तो देखिए दोस्तों, इस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को भी आप इस ढंग से लिख सकते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गया। तो अभी तक इतने देर के क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स के डिफिनीशन को विथ एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल से समझने की कोशिश की। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग को बात समझ में आई होगी। ठीक है, फिर भी अगर कुछ भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखेंगे, अपनी बात कहेंगे, तो मैं इसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, दोस्तों शुरू में मैंने बोला था कि मैट्रिक्स को ए से तो डिनोट करते ही हैं। देखिए, ए से डिनोट करने का मतलब है कि आप ए से जेड में कोई भी आप लेटर उठा सकते हैं, कैपिटल, ये कोई इशू नहीं है, आपके इच्छा पर है। बट जनरली किताबों में, बुक्स में, या एक फैशन है, ट्रेंड है, जनरली से ए से हम लोग डिनोट कर देते हैं। तो ठीक है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये लिखिए, मैट्रिक्स आपने यहाँ बनाया, स्क्वायर ब्रैकेट कर दीजिए। और कुछ देर पहले मैंने बताया कि यहाँ पर ऑर्डर लिखा जाता है, तो अब मैं ऑर्डर के बारे में बताने लगा। क्या? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी जानिए कि क्या होता है। यानी कि ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, जैसे मैं यहाँ पर सपोज ऐसे लिख दूँ, तो ये एक कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स का। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि किसी भी मैट्रिक्स में कितने रोज हैं और कितने कॉलम हैं, ये बता। तो देखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए एक ऑर्डर ऑफ
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में एक फॉर्मूला आएगा, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज को m से डिनोट किया जाता है और इसको n से डिनोट किया जाता है, यानी इस शॉर्ट में हम लोग इसे लिख सकते हैं m इंटू n। ठीक, तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। तो इसमें कितने रोज हैं? 1 2 3। कॉलम कितनी है? 1 2 3। 3 रो 3 कॉलम, 3 इंटू 3। ठीक है, यहाँ n का वैल्यू क्या हो गया? यहाँ n क्या है? नंबर ऑफ रोज क्या है? 3। और यहाँ नंबर ऑफ कॉलम क्या है? n। यहाँ पे कितना हो गया? यानी यहाँ n की वैल्यू हो गई 3 एंड n की वैल्यू हो गई 3। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में आइए कुछ और एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो आगे। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब जैसे दोस्तों कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। जैसे सपोज कीजिए कि एक मैट्रिक्स है, ये ऐसे लिखा हुआ, तो आप बताइए कि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। यहाँ मैं क्या लिखूँ? तो इसके लिए दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। यहाँ देखिए क्या है? 1 2 3, ये तो इंट्रीज हो गई, एलिमेंट हो गई। तो एक ही रो है और कॉलम कितना है? 3 कॉलम। तो यहाँ इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1 इंटू 3 हो गया। तो देखिए ऑर्डर में दोस्तों एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि पहले रो लिखना है और देन कॉलम लिखना है। यहाँ ये ध्यान देने की बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप बाई मिस्टेक इसे 3 इंटू 1 लिख देते हैं, सपोज कीजिए कि आपने इसे 1 2 3 ऐसे किया और ये लिख दिया, ये चीज़ इसे लिखना था लेकिन ये लिख दिया, तो आपका ये गलत हो जाएगा। आप बता रहे हो कि मेरे इस मैट्रिक्स में 3 रो हैं और एक ही कॉलम है। समझ रहे हैं ना कि क्या मैं कह रहा हूँ? तो इसलिए इसका विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये वाला चीज़ आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये वाला अगर ऐसे ही लिखना था, इसको लिखना है तो ये आपका करेक्ट है और ये वाला आपका गलत है। ठीक है, चलो दूसरा एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर यही चीज़ ऐसे लिखी हो तो आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, लेकिन कॉलम एक ही है। तो इसका रोज हो गया 3 और कॉलम हो गया 1। ठीक है, तो इस तरह से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग देखते हैं और या कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बताते हैं। तो यहाँ दोस्तों ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात यहीं से आप लोग एक चीज़ और देख लीजिए, ये चीज़ आपका क्वेश्चन में भी आता है, ये चीज़ आपको बनाने के लिए आएगा और ये एग्जाम में भी आता है। आपका एनसीईआरटी का जब ये एक्सरसाइज होगा तो वहाँ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, तो इसे आप लोग एकदम समझ लीजिए ठीक से। अब आइए यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स में निकालने के लिए आता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। जैसे ये तो था ही, ये भी आ जाएगा। ये भी एग्जैक्टली यही चीज़ है, बस इसे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे m इंटू n को मल्टीप्लाई किया, यानी कि रोज और कॉलम का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 इंटू 3, यानी कि एलिमेंट्स कितने होने चाहिए? 3। तो 3 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। ठीक, सिमिलरली इसमें भी वही चीज़ है, 3 एलिमेंट्स हैं यानी। ठीक, अब तो यहाँ से आप लोग आसानी से इस भी फॉर्मूला से नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये वाला भी टॉपिक आपको समझ में आ गया, ऑर्डर भी समझ में आ गया। तो हमेशा याद रखना है आपको कि ये आपका कंप्लीट पिक्चर है मैट्रिक्स का। कोई भी मैट्रिक्स उठा लीजिए, 1 2 3 4 ही ले लेते हैं और यहाँ ऑर्डर कितना हो गया? 2 इंटू 2। ये आपका कंप्लीट पिक्चर है मैट्रिक्स का। जब भी मैट्रिक्स आप बताइए तो उसके साथ साथ उसका ऑर्डर भी दिखा दीजिए। क्लियर? चलो
दोस्तों यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये हमारा अगला टॉपिक आ जाएगा, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो आइए ये क्या है इसको देख लीजिए। यहाँ पर हमें ये लेना है, जनरल रिप्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा ले लीजिए। जनरल रिप्रेजेंटेशन में कुछ है नहीं, बस इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक जनरल फॉर्म बना रहे हैं मैट्रिक्स को दिखाने के लिए। तो जनरल फॉर्म बनाएंगे तो वहाँ जो हमारा एलिमेंट होगा वहाँ हम लोग ए से उसे डिनोट करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहला A1 1। यहाँ ये ए का मतलब हो गया कि यहाँ कोई नंबर हो सकता है कोई भी, और 1 का क्या मतलब है कि फर्स्ट रो, ये वाली रो, और इस 1 का मतलब हो गया ये फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पर हमें क्या मिलेगा, A11 मिलेगा। ठीक, उसी तरह यहाँ पे क्या मिलेगा, A12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक, यहाँ क्या मिलेगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरह थोड़ा आगे बढ़े तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट रो और क्या मिल सकता है, लास्ट चले जाए तो ये n तक चला जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखिए तो यहाँ हो जाएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसी तरह सो ऑन। इसी तरह हम नीचे हैं तो हमें क्या मिल सकता है, ये हो गया पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी तरह n कॉलम तक। तो यानी कि मेरा नंबर इस जनरल रिप्रेजेंटेशन वाले मैट्रिक्स में मेरा रो और कॉलम ऑर्डर भी तो बताना है ना। तो रो और कॉलम कितना है, तो कॉलम तो हम लोगों ने यहाँ लिखा दिया कि भाई n कॉलम तक हो सकता है। तो यहाँ पर हम n लिखते हैं, यहाँ इनटू कर देते हैं ये कॉलम, पहले इधर तो कॉलम होगा, यहाँ पहला में क्या होगा, रो। तो रो के लिए क्या हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसी तरह करते करते m रो। ठीक, तो आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर हमारा m आ जाएगा, तो m इंटू n, m क्रॉस n। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यही हुआ। इसमें हम लोग ऐसे करके दिखाते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे करके। ठीक है, इसी को दोस्तों हम लोग ऐसे भी शॉर्ट में, छोटे में ऐसे भी दिखा सकते हैं, A I J और ये m इंटू m। इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, शॉर्ट में आपको इसे ऐसे दिखा सकते हैं। ये शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ I का मतलब क्या हो गया, ये हो गया रो, और J का मतलब क्या हो गया, कॉलम। ठीक, और ये क्या है, ऑर्डर। तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आप इसके जगह पर कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए। कोई भी वैल्यू का मतलब यहाँ 1, यहाँ 1, इसके पास आ जाइए, यहाँ रख दीजिए 2, यहाँ रख दीजिए 3, यहाँ आ जाइए। ठीक है, क्लियर है, बहुत आसान है। अब आप यहाँ थोड़ा ये भी बता दीजिए कि भाई I का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगा, वैल्यू ऑफ I लाइज बिटवीन कहाँ से कहाँ तक। तो ये, और उसी तरह J की भी वैल्यू ये। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट जरूर कर लीजिएगा। और जहाँ I और J जो होगा एलिमेंट होगा नेचुरल नंबर का, जहाँ I और J एलिमेंट होगा नेचुरल नंबर का। तो देखिए नेचुरल नंबर इसलिए कि रियल नंबर में तो निगेटिव ही आता है, रियल नंबर में निगेटिव ही आ जाएगा। तो भाई I इज इक्वल टू -1 अगर लिखे तो ये कोई सेंस नहीं बना रहा है, ये तो रो है ना, रो का नंबर बताना है ना। तो -1 क्या रो होगा, ये तो कोई रो होगा नहीं। तो इसलिए मैंने नेचुरल नंबर का एलिमेंट बताया है।
आई और जे पे। क्लियर? तो ठीक है, नेचुरल नंबर क्या है? ऑल काउंटिंग नंबर। ठीक है, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। चलिए, ये जो दोस्तों सिंबल है, ये जो सिंबल है इसे हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट। तो बेसिकली ये सेट थ्योरी का सिंबल है। 11th में जो पहला चैप्टर था हम लोगों का, वो उसी में ये सिंबल आता था, एलिमेंट। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी मैं बता दे रहा हूँ, ये ताकि अगर जिनको इस सिंबल में कन्फ्यूजन हो रहा है तो लोग यहाँ से देख लें और समझ लें। ठीक है, तो जैसे लेट सपोज कि सेट थ्री में हम लोग क्या करते थे, जैसे एक सेट ले लिया ए, उसमें हम लोगों ने मान लिया कि 3 एलिमेंट। उसी तरह सेट बी ले लिया, इसमें सपोज दैट इसमें भी 3 एलिमेंट। अब अगर हम लोग ये पूछें, ये समझें कि भाई क्या 3 सेट ए का एलिमेंट है, तो हाँ भाई, इस सेट 3 जो है तो ए का ही एलिमेंट है। तो इसे हम लोग लिखेंगे कि 3 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, एलिमेंट। इसी तरह हम लोग पूछेंगे क्या 4 सेट बी का एलिमेंट है, तो हाँ है। बट अगर हम लोग आपसे पूछे कि क्या 6 सेट ए का एलिमेंट है, तो नहीं है। तो 6 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक, तो यहाँ आपको ये बात समझ में आ गई, एलिमेंट का भी कॉन्सेप्ट हो गया, यानी आई जे एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई यहाँ तक। तो इसे आप नोट कर लीजिए अगर नोट करना हो। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया। हम लोगों ने मैट्रिक्स के पूरे इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट किया है विद विभिन्न सम एग्जाम्पल। मैंने आप लोगों को कुछ बातें क्लियर करने की कोशिश करी है। और तीसरा हम लोगों ने जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स को देखा है। ठीक, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने यहाँ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया, जहाँ हम लोग पूरी तरह से इसे हम लोग कवर अप कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में इसी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और बने रहिए इस चैनल के साथ। धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और कि जो भी आपकी समस्या है उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो आप लोग प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।